हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल भैया काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं समझा तो आगे 9th क्लास और 10th क्लास में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो अब इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम है भैया चतुर्भुज। तो भाई चतुर का मतलब क्या होता है? अगर मैं संस्कृत में बात करूं तो मैं चतुर भाई ये दो वर्ड से मिलकर बना चतुर और भुज। चत और भुज, ठीक है भैया। देखो अब इसका मतलब है चार। चतुर का मतलब यहाँ पर है चार। एक सेकंड, देखो चतुर का मतलब होता है चार और भुज मतलब होता है भुजाएं। तो हम उन आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें चार भुजाएं होती हैं। वह इस चैप्टर में चतुर्भुज में हम उन आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें चार भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है भैया? चार भुजाएं। सेम क्वाड्रिलेटरल का भी मतलब होता है भैया क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब a polygon with four side, a polygon with four side, मतलब कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें चार साइड है। कोई भी ऐसी शेप है जिसमें चार साइड्स है और वो लाइन से मिलकर बनाया तो वो पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? पॉलीगन। तो आपको क्या देखना है भैया? चार साइड होनी चाहिए। क्या साइड होनी चाहिए? चार। तो बचपन में आपने भैया चार साइड वाली कौन कौन शेप्स पढ़ी है? हाँ भैया, तो बचपन में आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या पढ़ा भैया? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज के प्रकार। क्या बात है। अब आपका दिमाग नॉलेज चेक कर जाएगी। बचपन में आपने शेप्स में पढ़े भैया, ऐसी कौन कौन शेप है इसमें चार साइड्स होती हैं? एक सेकंड, सोच के रखो, सोच के रखो। हाँ भैया, ऐसी कौन कौन शेप्स है इसमें चार साइड्स होती हैं? ओके भैया, बहुत बढ़िया। आपके भैया स्क्वायर, स्क्वायर एक शेप है इसमें चार साइड्स होती हैं। इसके बाद रेक्टेंगल, आप बोलोगे भैया रेक्टेंगल एक शेप है इसमें चार साइड्स होती है। इसके बाद आप लोग बोलोगे भैया आपने दो साइड्स पढ़ी है इसमें, आपने अभी तक दो साइड्स के बारे में पढ़ा, दो शेप्स के बारे में पढ़ा भैया। स्क्वायर जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं, और रेक्टेंगल जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं। दोनों साइड्स हैं जिनमें चार साइड्स होती हैं। दोनों साइड्स में चार साइड्स होती है, ठीक है भैया। इसमें भी चार साइड एक होते हैं और इसमें चार, कई षटकों में छह साइड होती है और चार साइड्स होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब हम और ऐसे शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें चार साइड्स होती है। कौन कौन से शेप्स हैं इसके बारे में बताऊंगा। देखो बच्चों, एक बार बस देखो, इनके साथ साथ हमारी ऐसी और भी शेप्स होती है जिनमें चार साइड्स होती हैं। उसमें अब आता है हमारा सबसे पहला, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? हिंदी में समांतर चतुर्भुज। समांतर भैया, अभी बस नाम जानो, एक एक करके चीजों के बारे में बताऊंगा, एक चीज समझ आएगी, टेंशन मत। समांतर चतुर्भुज, अभी बस मैं चैप्टर ओवरव्यू दे रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज, ठीक है भैया। ये भी ऐसी भुजाएं आप देखोगे उसमें चार साइड होती है, 1 2 3 4 चार साइड है बस, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऐसी भुजा हो जाएगी, एक और शेप हो जाएगी, चार साइड होते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ एक हमारे पास एक ऐसी शेप आ जाती है इसमें चार साइड होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रैपीजियम, समलंब, ठीक है। इसके बाद एक और है हमारे पास, इसके बाद हम एक और बोल सकते हैं। एक हमारे पास इस तरह की शेप होती है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में रोम्बस और हिंदी में समचतुर्भुज। आपको इन पांच भुजाओं के बारे में पढ़ना है, से एक भुजाओं के बारे में फालतू नहीं आएगा। ये मैंने आपको चतुर्भुज के सारे प्रकार बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज क्या होता है, एक बार दोबारा से। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज कोई भी ऐसी आकृति होती है उसमें चार साइड होती है। चतुर्भुज कोई भी ऐसी आकृति होती है जिसमें
चार साइड होती है। चतुर्भुज कोई भी ऐसी आकृति होती है इसमें चार साइड होती है। दूसरी मैंने क्या बताई, चतुर्भुज के प्रकार। दूसरी मैंने क्या बताई, चतुर्भुज के प्रकार। एक चतुर्भुज के मैंने 5 प्रकार बताए। पहले मैंने आपको, जो आप बचपन में जानते आए हो, स्क्वायर के बारे में बताया, रेक्टेंगल के बारे में बताया, आपको पता था। इसके बाद मैंने आपको 3 चतुर्भुज एक्स्ट्रा बताए हैं। पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है हमारा ट्राइमेट्रिज्म, तीसरा है हमारा रोम्बस। जल्दी से एक बार इसके बारे में लिख लीजिए, फिर इसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे फास्ट, जल्दी से क्विक। अब देखो इसके बारे में लिखिए फास्ट, इसके बारे में जल्दी से लिख लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करो, लिखो। हाँ जी क्लास, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई कि भैया क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, चतुर्भुज किसे बोलते हैं। भैया क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स, एक ऐसी शेप जो लाइन से मिलकर बनी हो और उसकी 4 साइड्स, वे जो लाइन से मिलकर बनी, उसमें कर्व वगैरह नहीं आना चाहिए, उसमें कर्व वगैरह नहीं आना चाहिए, लाइन से मिलकर बनी हो, उसमें 4 साइड्स हो, बोलना क्वाड्रिलेटरल। क्या है वो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब जरा भाई बुक से स्टार्ट करते हैं, बुक में स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया इसमें देखो बच्चे। अब आपको बोला गया है इस अध्याय में हम 4 भुजाओं वाली आकृतियों के कुछ रोचक प्रकारों का अध्ययन करेंगे तथा उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसी आकृति सामान्य चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के रूप में जानी जाती है। क्वाड्रिलेटरल शब्द अद्भुत लैटिन भाषा के क्वाड्री शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है 4 और लेटस अर्थात भुजाएं। चतुर्भुज शब्द का अर्थ 4 भुजाओं वाली बंद आकृति से है। अब देखो, तो आपको ये बोला गया है चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं वाली बंद आकृति। और क्वाड्रिलेटरल भैया एक लैटिन वर्ड है, क्योंकि क्वाड्री यानी भुजाएं, सॉरी 4, और लैटिन यानी भुजाओं से मिलकर बना हुआ, यानी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल दोनों का मतलब होता है 4 भुजाएं, 4 भुजाओं वाली आकृति, 4 भुजाओं वाली आकृति। समझ आ रहा है। अब इसी चैप्टर में हम 4 भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए 4 जगह आपको क्या बोल रखा है, आगे आपको बोल रखा है पहला क्वेश्चन भैया, आप लोग पेज नंबर डालोगे, पेज नंबर जहां पे दे रखा होगा पेज नंबर डालोगे और पेज नंबर में पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। आपको बोला गया है नीचे दिए गए आकृतियों का अवलोकन कीजिए। अब आपको बताया गया है कि इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें चतुर्भुज है, कौन इसमें चतुर्भुज नहीं है। तो देख के बता सकते हो आप। देखो भैया इसमें पहली बात बंद है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं इसमें। भाई ये हमारी भुजाएं होती है, ये पहली भुजा, पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड। भाई 4 साइड है इसमें, तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको देखो भैया 1 2 3 4, 4 साइड्स है इसमें, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अब भैया इसमें 1 2 3 4, 4 साइड्स है क्वाड्रिलेटरल। भैया सीधी लाइन से मिलकर बनाया और 4 साइड्स है, सीधी लाइन से मिलकर बनाया और 4 साइड्स है, हम बोलूं क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल है भैया 1 2 3, लेकिन ये साइड नहीं है तो कर्व, ये तो कर्व है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। भैया ये 1 2, अब ये कर्व है, ये भी क्वाड्रिलेटरल। तो आप कह सकते हो पहले 3 चतुर्भुज है, बाकी चतुर्भुज नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ भैया आकृति 1 2 3 चतुर्भुज है तथा अन्य आकृति चतुर्भुज नहीं है। तो भैया आकृति पहले 3 आकृति जो है, आपको बोला गया पहले 3 आकृति जो है ये चतुर्भुज है, लेकिन बाकी चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे चतुर्भुज के कोण, इसलिए चतुर्भुज के कोण इसकी भुजाओं के मध्य बने होते हैं, जैसे आपकी आकृति 1.3 में दिखाया गया है। यह सर्वत्र परिचित चतुर्भुज जैसे आयत और वर्ग में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आपको ये बोला गया भैया देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताई थी कि चतुर्भुज होने के लिए आपको 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो भैया केवल भुजाओं से मिलकर बना होना चाहिए, पहली चीज तो केवल भुजाओं से मिलकर बना होना चाहिए। मैं आपको बताया था, आपको देखो, हाँ मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने आपको बोला था कि चतुर्भुज होने के लिए, मैंने आपको यहाँ बताया था कि चतुर्भुज होने के लिए पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। किससे मिलकर बना होना चाहिए, लाइन से। और दूसरा 4 साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लाइन से मिलकर बना था और 4 साइड थी वो चतुर्भुज थे, वरना चतुर्भुज नहीं थे। तो अब ये आपको बेसिक समझ चुके हो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप बेसिक समझ चुके हो भैया, आप ये जान चुके हो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे भैया, रेक्टेंगल आयत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको पहला पेज समझ आया हो, इंट्रोडक्शन समझ आया हो। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप्स होती है जिनमें 4 साइड्स होती है और चारों साइड लाइन से मिलकर बनी होती है, कोई कर्व नहीं होना चाहिए। चारों साइड लाइन से मिलकर बनी होनी चाहिए, कोई कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इसके साथ साथ हमने क्वाड्रिलेटरल के प्रकार भी देखे। हमने 5 प्रकार देखे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको चीज समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको इधर देखिए, पहले आपको बताता हूं। अब देखिए चतुर्भुज समझ चुके हो, अब देखना टाइप्स ऑफ, अब देखना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार। दोबारा से ये देखो,
ओके हाँ जी सर, तो आपके के सामने मैंने बनाया, ये क्या भैया स्क्वायर, क्या है ये हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग। ये क्या भैया रेक्टेंगल, क्या ये हिंदी में क्या बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं। इसके बाद थर्ड वाली आकृति कौन सी भैया, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, आज हम इस क्लास इसके बारे में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। तो इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद ये कौन सा साइड है ट्रेपीजियम, कौन सा साइड है भैया ट्रेपीजियम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं समलंब, समलंब। हाँ ये कौन सा साइड है रोम्बस, हिंदी में क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। अब है तो सब में चार साइड्स, है तो सब में चार साइड्स, इनके नाम अलग अलग क्यों दे रखे हैं सोचा आपने। देखो सब भाई ये सब में चार साइड है, सब में चार साइड है, लेकिन इनके नाम अलग अलग क्यों दे रखे हैं, क्यों इतनी कंफ्यूजन कर रखी है, क्यों नाम दे रखे हैं इसके अलग अलग। तो बच्चा सोच सकता है इसके बारे में। अच्छा हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हो भैया, थोड़ा बहुत शेप्स अलग है भैया, इन सबकी ना प्रॉपर्टीज अलग होती है, इन सबकी क्या अलग होती है प्रॉपर्टीज, सबकी प्रॉपर्टीज अलग है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है गुण, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है गुण। भैया देखो इसके अलग गुण है, 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 इसलिए सबको अलग अलग नाम दे दिया गया। स्क्वायर में क्या होता है, तो मतलब स्क्वायर का क्या गुण होता है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है। और भैया अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या क्या गुण होता है भैया, इसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर। इधर देखो स्क्वायर में जो है 1 2 3 4 चारों भुजाएं बराबर होंगी, आपने पता ना भाई स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है कि चारों साइड बराबर होती है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है बच्चे। जैसे मान लो ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा, मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर। इसमें क्या है ये 2 है तो ये सारी ही 2 होंगी, ठीक है। बाकी और भी प्रॉपर्टीज नहीं, तो एक ही प्रॉपर्टी आपको पता है। अब हम डिटेल में एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सेम ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने वाली साइड जो होती है बराबर होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है एक दूसरे के। इसमें क्या होता है भैया, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। इसमें क्या होता है भैया, सारी साइड बराबर होती है, आगे और भी होना है, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल के साथ, किसके साथ रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। चार स्टार्ट करते हैं, तो आप आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे वो आपको समझ आने लग जाएगा। देखो अब स्टार्ट करते हैं हम, देखो बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हम आयत और वर्ग। तो भैया रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि आयत किसे कहते हैं, आइए परिभाषा कीजिए। अब आयत किसे कहते हैं, आयत वह चतुर्भुज है जिसमें समस्त कोण समकोण 90 डिग्री का होता है और समूह भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। यानी कहने का मतलब अगर मैं आयत बनाऊं, अगर यहाँ पर मैं आयत बनाऊं तो आयत की क्या गुण होगा, आयत की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो भैया आयत में दो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजाएं समान होंगी, सम्मुख भुजाएं समान होंगी, समान होंगी। इंग्लिश में बोले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये सब तो आपको पता था, ये सब तो आपको पता था। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी बताऊंगे, जो हमारा भैया रेक्टेंगल होता है ना, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल, उसके सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी आपको 90 डिग्री का होगा। सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है। एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है बच्चे। दो प्रॉपर्टी आपको जानते हो, दो प्रॉपर्टी आप जानते हो, ठीक है बच्चे। अब तो आपको यहाँ पे लिख रखा है, आप ऐसे लिख भी सकते हो। अब आगे इस परिभाषा उन नियमों का सटीक रूप से वर्णन करती है जो संतुष्ट करते हैं कि कोई चतुर्भुज आयत कहलाता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये आयत कौन कहलाएगा। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो हम बोलेंगे वो आयत है। क्या है वो आयत, आयत समझ आ गया, रेक्टेंगल समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे अब क्या आयत की परिभाषा अन्य विधियों से भी की जा सकती है। अब ये आयत के बारे में अन्य चीज जानेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पहले मैं ये टॉपिक बता दूं तब आप बताओगे, ठीक है। मैं आपको नीचे टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद ये आंसर आप खुद देखोगे। क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये समझना है आपको। एक मैं जरा भाई मुझे दो, हाँ देखिए पहले आप ये समझिए। एक बढ़ई की समस्या, बढ़ई क्या कौन होता है भैया, कारपेंटर। बढ़ई कौन होता है भैया, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से भाई
ठीक है, तो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लकड़ी को कोई भी सामान बना सकते हैं, उसको हम बड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़े को दो पतली लकड़ी की पट्टिका को चित्र एक में दर्शाए अनुसार इस प्रकार साथ में रखिए कि जब एक धागा इसके अंत बिंदु से होकर जाए तो वह धागा एक आयत बने। तो देखो क्या दिया, एक बड़े के पास है दो लकड़ियां, एक बड़े के पास दो लकड़ियां हैं, उसको बोला गया इस लकड़ियों को ऐसे रखना है, इन लकड़ियों को ऐसे रखना है कि जब इनके किनारों किनारों से धागा लेके जाया जाए, जब इनके किनारे किनारों से, मान लीजिए भैया दो लकड़ियां बनाई मैंने आपको सामने, हाँ भैया ये दो लकड़ियां हैं हमारे पास, इन दो लकड़ियों को ऐसा रखा जाए कि जब इनके किनारे किनारों से लंबाई धागा लेके जाया जाए तो वह एक आयत बने, तो वह एक आयत। अब भैया ये तो अंदर के बन रहे को क्या बोलते हैं, किसी भी शेप की बात करें, किसी भी शेप की, अगर किसी शेप में आमने सामने वाले बिंदुओं को मिला दिया जाए, आमने सामने वाले बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वो जो लाइन जो आमने सामने वाले बिंदुओं को मिलाएगी उसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। इंग्लिश में डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है भैया, किसी भी भुजा के आमने सामने वाले बिंदुओं को जब मिला दे तो वो विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही भैया इसमें एक डायगोनल क्या है, एक डायगोनल है इसमें बीडी और एक और डायगोनल क्या है इसमें एसी, एक और डायगोनल क्या है इसमें एसी। और आगे याद रखना, ये मैं पूछता रहूंगा आपसे, ये मैंने आपको पीछे ही बताया था कि डायगोनल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मुझे बड़े को क्या करना है, दो लकड़ियों को ऐसे लगाना है, ऐसे क्रॉस में लगाना है कि जब उसके चारों तरफ किनारे किनारों पर धागा लेके जाया जाए तो एक आयत बने। ठीक है, विकर्ण से कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, विकर्ण वाली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं इसमें, डायगोनल वाली प्रॉपर्टी देखने वाले। देखो बच्चे, बड़े के पास एक 8 सेंटीमीटर की लंबी पट्टिका है, पहले से ही उपलब्ध है, अन्य पट्टिका की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो भाई पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया भाई बड़े के पास में 8 सेंटीमीटर की लकड़ी है, तो दूसरी लकड़ी कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो एक बात याद रखना, आयत। भाई विकर्ण वाले गुण बता रहा हूं, विकर्ण वाले गुण, विकर्ण वाले गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल। भाई डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो सबसे पहला याद रखना, विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं, यानी जो हमारे पास आयत होता है ना, आयत के विकर्ण जो होते हैं समान होते हैं, आमने सामने की, मतलब ये जो अगर आमने सामने के बिंदुओं को मिला दो तो वो जो विकर्ण होंगे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, विकर्ण की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में। तो देखो भैया एक विकर्ण अगर 8 सेंटीमीटर का, दूसरा विकर्ण कितने का होगा, वो भी 8 सेंटीमीटर का होगा, अभी पढ़ा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरी चीज भैया ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, मतलब 8 है तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा। सेम ऐसा ये पूरा 8 है, 4 इधर होगा, 4 हमारा इधर होगा, मतलब विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, 4 ये है तो 4 ये है, 4 ये है तो 4 ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, तो समझ करो चीजों को। पहला गुण क्या देखा हमने, पहला प्रॉपर्टी देखी कि ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। एक आयत के अंदर जो दोनों विकर्ण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, पहली चीज, जो दोनों विकर्ण होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। दूसरी चीज क्या बताई, विकर्ण एक दूसरे को जब काटेंगे तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, समद्विभाजित करेंगे। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी दो समान भागों में बांटेंगे, दो समान भागों में बांटेंगे। ठीक है भैया, जब ये दोनों आपस में जो काट रहे हैं तो 4 यानी बराबर बराबर हिस्सों में इसको बांट रहे हैं, बराबर बराबर हिस्सों में आपस में बांट रहे हैं। अब एक चीज और देखो भाई, इनके बीच में एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो जो एंगल होगा ना ये सम्मुख कोण होगा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, सम्मुख मतलब आप एक दूसरे को भाई एक सेकंड यह भी बताइए कि उन दोनों पट्टिकाओं को कहां से जोड़ा जाना चाहिए। तो कहां से जोड़ा जाना चाहिए भाई, बिल्कुल बीचों बीच जोड़ा जाना चाहिए। कहां से जोड़ा जाना चाहिए, बीचों बीच। ठीक है, आइए बढ़ई की जो संरचना बनाई गई है उस पे एक प्रतिरूप बनाएं और पट्टिका का प्रतिरूप रेखाखंड द्वारा दर्शाया जा सकता है। पट्टिका उस चतुर्भुज के विकर्ण है जो पट्टिका या रेखाखंड के अतिरिक्त के अंत बिंदु से मिलकर बनाता है। इस प्रकार प्राप्त चतुर्भुज को एक आयत होना चाहिए। हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। तो आपको बोला गया भैया हमारे पास जो हमने यह स्वरूप बनाया है, तो आपको देगा 8 सेंटीमीटर का, अन्य विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, होगी 8 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कहां करेंगे, बीचों बीच। कहां करेंगे, बीचों बीच या मध्य लिख सकते हो आप, मध्य में, मध्य में। ठीक है, अब विकर्ण के मध्य क्या कोण होना चाहिए,
तो देखो भाई यहाँ पर सम्मुख कोण होना चाहिए। कैसे कोण होना चाहिए? सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीसरी कोण क्या होता है? सम्मुख कोण विकर्णों द्वारा बने सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। हाँ भैया, मैं आगे पेज पे समझा रहा हूँ, बस इस चैप्टर में इसको देखते रहो बस अभी। हाँ तो भैया ये बताया, एक बार आगे पेज में और हेल्प चाहिए। इधर अब समझो अब इस पेज पे पूरा मैं वही समझ रहा है, चलो तो मैंने बताया। एक सेकंड बच्चों, इधर देखिए आप भाई, देखो मैंने इसका नाम दिया ए बी सी डी, तो हमने एक आयत बनाया यहाँ पे एबीसी, ठीक है। अब इसमें विकर्ण कौन कौन है? सबसे पहले ये बताओ इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं? साहिल भैया, इस आयत में, इस रेक्टेंगल में डायगोनल्स कौन कौन से हैं ये बताइए। डायगोनल्स के नाम बताने हैं आपको, डायगोनल्स के नाम बताने हैं भाई। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो आमने सामने वाले पॉइंट को मिला के डायगोनल्स होते हैं। और बताइए बच्चे, बी बी डी बी ए सी, बहुत बड़े बच्चे। पहला डायगोनल कौन सा होगा भैया? भैया ने बताया था आमने सामने वाले पॉइंट को मिला देंगे तो डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आमने सामने वाले पॉइंट को मिला देंगे तो डायगोनल बन जाएगा। देखो भैया, ये दोनों आमने सामने, तो ये क्या है? डी और ये क्या है? बी, तो इन दोनों को मिला के एक डायगोनल बनेगा डी। अब ये दोनों आमने सामने बिल्कुल, इन दोनों को मिला के एक डायगोनल बन जाएगा इस। तो पहले डायगोनल पहचानना आ गया, बहुत बढ़िया। अब पहली चीज, अब मैं इसके गुण बताता हूँ आपको, गुण प्रॉपर्टीज। भैया पीछे मैंने हिंदी में लिख दी थी, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में समझाऊंगा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। पहली चीज क्या होती है? डायगोनल्स बराबर होगा, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 500 तो ये भी 500 होगा, ठीक है। इस बात पे याद रखना। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, वे डायगोनल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। पीछे मैंने हिंदी में लिख रखा, टेंशन मत, ठीक है क्लास? ठीक क्लास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हमने ये बोला डायगोनल्स बराबर होते हैं। अब डायगोनल्स एक दूसरे को जो काटते हैं भैया, ओ पॉइंट पे काटते हैं। अब कैसे काटते हैं भाई? डायगोनल्स एक दूसरे को बिल्कुल बीच से काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल एक दूसरे को बराबर इसमें बांटते हैं। ये हिस्सा कितना होगा उतना हिस्सा ये होगा, और जितना हिस्सा ये वाला होगा उतना हिस्सा हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटता है। तीसरा टॉपिक को बता रहा हूं। तीसरा भाई, यहाँ पर एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? तो एंगल कैसे होंगे भाई? दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ठीक है। एंगल्स फॉर्म बाय डायगोनल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, भाई डायगोनल जो एंगल बनाएगा वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, मतलब आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी आमने सामने के एंगल जो होंगे बराबर होंगे। तीन प्रॉपर्टी आपको जाननी है। यानी अब आपको क्या समझ आया? अब आपको समझ आया रेक्टेंगल की 5 प्रॉपर्टी हो गई। रेक्टेंगल की कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 5। पहली दो प्रॉपर्टी तो आप जान चुके थे भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी भैया? एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। भैया पहली प्रॉपर्टी ये थी कि सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। और एक और प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी आमने सामने की साइड भुजा बराबर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी ये सारी की सारी हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल की हम सारी की सारी प्रॉपर्टी जान चुके हैं। समझ आ रहा है? यानी आज वाली क्लास में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। रेक्टेंगल वाली क्लास में रेक्टेंगल हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन हमने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। हमने रेक्टेंगल की टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी भैया आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी भैया सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी उसमें जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं।
चौथी प्रॉपर्टी उसके जो विकर्ण होते हैं दूसरे को समविभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी उसके जो विकर्ण होते हैं वो आमने सामने के एंगल बराबर करते हैं, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में बराबर। बस ये पांच प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्टिविटी के बारे में बताई, इसको समझो। इसके बाद हम पीछे जरा ये लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार लिख लो, मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं, ठीक है बच्चों? आप सभी लिखेंगे पहले इसको। एक सेकंड। हाँ, एक बार लिख लो। लिखना स्टार्ट करिए, वीडियो को पॉज करो, लिखना स्टार्ट करो फास्ट। हाँ जी क्लास, आगे देखते हैं। तो पीछे जरा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब ये क्वेश्चंस बैठ के आपको करने हैं। इस क्वेश्चन में भैया क्या बोल रखा था आपको, बार थ्योरेटिकल दे रखा था। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। देखो, अब यहां पर आपको बोला गया था, ये क्वेश्चन समझेंगे। यहां पर आपको बोला गया था क्या आप आयत को और तरीके से परिभाषित कर सकते हो? तो आप लिखोगे हाँ, हम आयत को उसके विकर्ण के आधार पर भी प्रभावित कर सकते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत द्वारा बनाए गए कोण सम्मुख कोण होते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? इंग्लिश वाले लिखेंगे यस वी कैन क्लासिफाई द रेक्टेंगल एज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमीटर। तो आपको समझ आ गया कहने का मतलब, जो मैंने लिखा है ये विकर्ण की प्रॉपर्टी लिखी है, तो उसके आगे बस आपको लिखना है हाँ, हम आयत को उसके विकर्ण के आधार पर, उसके विकर्ण के आधार पर, विकर्ण के आधार पर, उसके विकर्ण के आधार पर जाओ। हाँ, हम आयत को उसके विकर्ण के आधार पर, उसके विकर्ण के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको उसके नीचे सारा लिख देना है। ठीक है, आप इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? यस डायगोनल्स, सॉरी यस रेक्टेंगल्स आर, रेक्टेंगल कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल, ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये आपको लिखना है, डायगोनल के बेसिस में होता है ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको जो पीछे डायगोनल की प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, वो सब लिखना है आपको। ठीक है बच्चे, जल्दी से पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ स्टॉप राइटिंग, अभी कोई नहीं लिखेगा। देखो, इसके साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये उतारना है भाई, इतना क्वेश्चन लिखना है आपको। इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अन्य विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अन्य विकर्ण की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों विकर्ण समान होते हैं। भाई कहां प्रतिच्छेद करेंगे? मध्य से। ये मैं आपको किस बता चुका हूं, विकर्ण के मध्य कौन सा कोण बनेगा भैया? सम्मुख कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इंग्लिश में देख लो, ये पहले का आंसर होगा 8 सेंटीमीटर, इंग्लिश में हिंदी दोनों में। दूसरे में होगा मध्य में या मिड, आप बोलोगे मिड इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए होगा भैया सम्मुख कोण, और इंग्लिश में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बस जो आपको मैंने लिखा हुआ वही सब लिखना है। मिड, ये मिड, मिड लिखना है। ये क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन है ये, आपकी बुक में होगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, बुक नहीं लाती जगह छोड़ देना, क्वेश्चन की जगह छोड़ देना। ठीक है, जल्दी से आप पेज नंबर 83 पूरा करोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पेज नंबर 83 हमारा हो चुका है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। हाँ जी क्लास, ये पेज नंबर 83 करने के बाद आज का आपका होमवर्क है, आपको ये सब रिवाइज करके लाना है। रिवाइज टू डेज पर, आज के होमवर्क को आपको रिवाइज करना है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ठीक है बच्चों, ये करके आना है आपको, बाय बाय। पार्ट 1 यहीं पे डन हो चुका है बच्चे।